वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे ACPT प्रोग्राम की क्लास 17। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो चुका है। इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? कंडक्टिंग फंक्शनल असेसमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और कह सकते हो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ, ठीक है। और इस हमारे चैप्टर की 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी 3rd क्लास है और वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे ACPT प्रोग्राम के 17 क्लास है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार जाके फर्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको समझ आ ही रहा है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, हमने ये तो समझ चुके हैं कि भाई पॉस्चर के कह सकते हो पॉस्चर करेक्ट होने की इम्प्रूव मतलब पॉस्चर आपका जो करेक्ट है, ठीक है, या कह सकते हो करेक्ट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस हम समझ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बॉडी पॉस्चर अच्छा होगा तो आपकी मूवमेंट अच्छी होगी और आपकी मोबिलिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। मूवमेंट मोबिलिटी बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पर्टिकुलर एक जॉइंट कितने अच्छे से मूव कर सकता है उसकी उस जॉइंट की मोबिलिटी बोल दिया, ठीक है। तो सिंपल सी यही चीज़ है कि आपकी जो मूवमेंट, आपकी जो फंक्शनैलिटी वो डिपेंड करती है आपके बॉडी पॉस्चर के ऊपर, ठीक है। और भी कई फैक्टर्स इसका हम बात करेंगे, ठीक है। बट आज हम क्या समझने वाले हैं कि भाई जो हमारा बॉडी पॉस्चर है, ठीक है, वो ख़राब ही क्यों होता है, क्या रीज़न है उसके ख़राब होने के, ठीक है। तो भाई समझो पहले इस चीज़ को। देखो, जो आपका बॉडी पॉस्चर है ना, पहली चीज़ तो ये है कि ख़राब तो आप ये समझ सकते हो कि कई फैक्टर हैं जिनकी वजह से ख़राब होता है, ठीक है। बट ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, जिनको नहीं ठीक कर सकते? कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बात करूं तो हमारा जो बॉडी पॉस्चर है, ठीक है, एक होता है आपका करेक्टेबल फैक्टर कि आप करेक्टेबल फैक्टर है, आप उससे उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका नॉन करेक्टेबल फैक्टर जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक इन द सेंस ये हमारे ट्रेनर के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है। तो आपसे एग्जाम में एक बार को पूछ सकते हैं कि आप अगर कोई क्लाइंट है तो उसके आपको अगर बॉडी पोस्चर ठीक करना है या आप उसकी जो भी आपकी मूवमेंट मोबिलिटी रिलेटेड जो भी दिक्कत है, कौन से फैक्टर को आप ठीक कर सकते हो, करेक्टेबल फैक्टर या नॉन करेक्टेबल फैक्टर, ठीक है। तो आप क्या बोलो, करेक्टेबल फैक्टर। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं करेक्टेबल फैक्टर किसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। बट एक बात ध्यान में रखना कि आप सिर्फ करेक्टेबल फैक्टर पे ही काम कर सकते हो, क्योंकि वो क्या आपके अंडर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब कि ट्रेनर इस चीज़ को कर सकता है अलाउमेंट। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसको ट्रेनर कर सकता है, उस बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो भाई पहले तो इस चीज़ को समझो, करेक्टेबल फैक्टर कौन से होते हैं। देखो, रिपीटेटिव मूवमेंट, कहने का मतलब सिंपल सा क्या, रिपीटेटिव मूवमेंट क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ जिसको मैं आपको हर बार आपको बताता भी हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर, अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जब वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा बिल्कुल, तो उसकी वो मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी या वो बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो जॉइंट्स हैं उसमें स्टेबिलिटी मोबिलिटी दोनों ही नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से वो ढंग से बैठ नहीं सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मोबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जब मसल जब उस पूरे रेंज ऑफ मोशन में काम ही नहीं करेगी तो कहाँ से आपकी मोबिलिटी या स्टेबिलिटी अच्छी हो पाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि भाई स्टेबिलिटी मोबिलिटी तो ख़राब है, इसलिए आपके मतलब रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से जो आप मूवमेंट करते हो उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी मोबिलिटी पे फ़र्क आ सकता है अगर वो मूवमेंट सही नहीं है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जो लोग बैठकर काम करते हैं, ठीक है, जो लोग बैठकर काम करते हैं उनका जो पोस्चर है, ठीक है, खासकर उनके जो हिप फ्लेक्सर्स मसल है वो क्या हो जाते हैं, वो आप देख सकते हो एक बार को वो टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से पोस्चर में दिक्कत आती है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, बट आप इस चीज़ को समझो भाई, आपके करेक्टेबल फैक्टर कौन सा है। आपका करेक्टेबल फैक्टर है आपका एक रिपीटेटिव मूवमेंट, ठीक है। मैं आपको और बताता हूँ, एक है आपका ऑकवर्ड पोजीशन एंड मूवमेंट। ऑकवर्ड पोजीशन मूवमेंट सिंपल सा, अगर आप मान लो आपका सिटिंग का काम है, ठीक है, और अगर आप सिटिंग का काम है और आपका पोस्चर सही नहीं है या आप मान लो लैपटॉप पे काम करते हो, कहने का मतलब क्या है, जो आपकी डेली की एक्टिविटी है ना उन्हीं की वजह से ही आपका पोस्चर खराब होता है, ठीक है। जो अगर आप उनको सही से नहीं करते हो तो आपको ऑकवर्ड पोजीशन एंड मूवमेंट। साइड डोमिनेंस क्या है, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान है वो एक तरफ करवट लेके सोता है, ठीक है, तो उसकी जो मसल्स हैं एक साइड की वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे, दूसरी साइड की क्या होगी, इम्बैलेंस क्रिएट मतलब वीक हो जाएगी, इसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इसकी वजह से आपके पोस्चर में दिक्कत आएगी। जैसे आप ऐसे देख सकते हो किन लोगों का एलिवेटेड शोल्डर होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक रीज़न है आपका कि किस चीज़ का, कि बेसिकली ये भी आपको कौन सा पोजीशन है, ये भी आपका करेक्टेबल पोजीशन है कि आप उसको ठीक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपका किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, आपके मसल इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और लैक ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी और मोबिलिटी, जैसे आपको बता चुका हूँ लैक ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी और मोबिलिटी क्यों है,
क्योंकि आपके मसल इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से और आपने पूरी रेंज ऑफ मोशन में काम अगर नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से आपकी क्या होगा, मोबिलिटी भी क्या होगी, खत्म होगी या बोल सकते हो कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया है वेस्टर्न टॉयलेट का, कि जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं उनको इंडियन टॉयलेट जो हमारी देसी टॉयलेट होती है उस पर बैठने में उनको बड़ी दिक्कत होती है, या बहुत से लोग तो बैठ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मोबिलिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगर वो बैठते हैं तो वो गिर जाते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं है, क्योंकि जॉइंट्स नया स्टिफ हो चुके हैं मसल स्टिफ होने की वजह से कि उनका रेंज ऑफ मोशन अच्छे से आ ही रहा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक रीज़न और है आपका इम्बैलेंस स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। भाई इम्बैलेंस स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों है? देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने नोटिस किया होगा जिम्स के अंदर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, ठीक है, बहुत से बॉडी बिल्डर वो कुछ इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, लाइक वो ऐसा क्यों होता है? क्या वो जानबूझ के चलते हैं? होता क्या है कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनका ट्रेनिंग, पहली बात तो आप कह सकते हो कि वो खुद इस चीज़ को अपना ख़राब करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं होता। उनका पहले से ही पोस्चर, बहुत से लोग ना जो आपका पोस्चर होता है राउंडेड शोल्डर पहले से ही होता है, बट अब वो लोग क्या करते हैं कि अब उसी पोस्चर में वो ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, ठीक है ना, उसको ठीक नहीं करने की कोशिश कर रहे, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत से बॉडी बिल्डर्स का आप कह सकते हो जो पोस्चर है आपको राउंडेड शोल्डर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम थी, जो माइनर थी, उसको ध्यान ही नहीं दिया और वो और ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से उनकी जो अपर की जो, देखो ट्रेन तो दोनों मसल कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, जो उनकी फ्रंट एंटीरियर जो मसल थी, चेस्ट और शोल्डर, ठीक है ना, वो पहले से ही आपकी डोमिनेंट मसल थी। अब उन्होंने उसको ट्रेन करा तो वो और ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। ठीक है, जो उनकी बैक की जो मसल थी, रोम्बॉइड्स, ट्रेपीजियस, वो वीक रहेगी, जिसकी वजह से उनका पोस्चर क्या होगा, राउंडेड। तो आप कह सकते हो कि जो करेक्टेबल फैक्टर इसके अंदर ये भी आता है, क्योंकि आप इसको भी ठीक कर सकते हो। कैसे? सिंपल सा, आप जो आपकी मसल डोमिनेंट है या कैसे जो मसल आपकी टाइट है उसको आपको स्ट्रेंथ, उसको आपको स्ट्रेच करना, और जो आपकी वीक है उसको आपको स्ट्रेंथनिंग करनी। ठीक है, चलो अब आते हैं नॉन करेक्टेबल फैक्टर्स की तरफ। जो देखो, जो आपके नॉन करेक्टेबल फैक्टर्स है, चलो इसमें एक चीज़ समझो, ये जो आप फैक्टर है ये आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है। आपके मतलब अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो, ठीक है, तो जो नॉन करेक्टेबल फैक्टर्स होते हैं वो आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर जो लोग आते हैं, या तो उनको कोई मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, कोई फिजिकल ट्रोमा है, मतलब कोई इंजरी है, या आप कह सकते हो उनको बाय बर्थ प्रॉब्लम है। तो उसमें देखो लिख भी रखा है, नॉन करेक्टेबल फैक्टर शुड बी रेफर टू अ हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। तो इसलिए जो नॉन करेक्टेबल फैक्टर है, अगर आपका ऐसा कोई क्लाइंट आता है और आपको लगता है कि भाई ये मेरे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर है, तो आपने उसको हेल्थ केयर को, या आप एक कहने का मतलब फिजिशियन को रिकमेंड करना है, उसे बोलना है कि आप जाके उन्हें दिखाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है ना, इसमें देखो लिख रखा है दीज इंक्लूड कॉन्जेनिटल कंडीशन। ठीक है, कॉन्जेनिटल कंडीशन कह सकते हो बेसिकली आपकी जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वो जिसके अंदर इसका एग्जांपल दे रखा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, बट इस ऐसे समझ लो ये भी एक क्या है, एक आपकी मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो ख़राब होता है। ठीक है, सम पैथोलॉजीज, आर्थराइटिस, एक मतलब आर्थराइटिस क्या है, एक तरीके की आप जानते हो डिसीज़ है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होने लगती है। इसी तरीके से आपका अगला क्या है, स्ट्रक्चर डेविएशन सर्टेन टाइप ऑफ ट्रोमा, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर डेविएशन मतलब कि खराबी आने की वजह से, किसकी वजह से, ट्रोमा, इंजरी की वजह से। जैसे बहुत से लोग, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी की इंजरी हो जाती है, शोल्डर इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो होता क्या है, उनके रेंज ऑफ मोशन में, मूवमेंट में दिक्कत आती है, मोबिलिटी में दिक्कत आती है। क्यों? इंजरी की वजह से उनकी जो मसल है, वो ये जो जॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो एडजस्ट हो, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आई, ठीक है, आ रही है। तो ये इंजरी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको सिंपल उन्हें किन्हें रिकमेंड करना है, डॉक्टर को। इन अ सिंपल वे, अगर कोई मसल रिलेटेड इम्बैलेंस है, ठीक है, कोई मसल टाइट है, कोई मसल वीक है, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो बाय बर्थ है या जो बोन के रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, आपने उन्हें डॉक्टर को रिकमेंड करना है, मतलब फिजिशियन को रिकमेंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आपकी कुछ बात। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये जो पोस्चर है ये हेल्दी है, और आप कह सकते हो कि हाँ भाई इस इंसान को हम हेल्दी पोस्चर बोलेंगे। ठीक है, तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम एलओजी। एलओजी का मतलब क्या है? एलओजी बेसिकली आप कह सकते हो लाइन ऑफ ग्रेविटी। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है? देखो, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि मैं अभी खड़ा हूँ, तो मुझे नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ खींच कौन रही है? मुझे ग्रेविटी खींच रही है। तो सिंपल सी एक चीज़ आपको समझ में आ गई, मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं एक स्टेबल खड़ा हुआ, तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक तो मुझे नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है, दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी ग्रेविटी जो मुझे पुल कर रही है, ठीक है, वो एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में पुल कर रही है। कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इस इमेज में ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, और एक लाइन जा रही है,
ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। इससे वो समझ सकते हो आप लाइन ऑफ ग्रेविटी। और ये लाइन जा रही है, ये आपके जॉइंट्स के होते हो, मतलब जॉइंट्स की अलाइनमेंट को भी दिखा रही है। एक अब अगर आप ध्यान से देखो कि सारे जो जॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही अलाइनमेंट में है, मतलब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी जॉइंट आगे पीछे होगा तो आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी को तो देखो बैलेंस तो क्रिएट करना है, और आपको पूरा जो बैलेंस क्रिएट होता है आपकी कोर से होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपकी बॉडी क्या करेगी, एक तरीके से नेगेटिव वे में वर्क करेगी। ठीक है, वो अपने आप को इस हिसाब से ढालने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बॉडी क्या करेगी, उस हिसाब से अपने आप को ढालेगी, जिसकी वजह से अपने आप को बैलेंस कर सके। ठीक है, और जब बॉडी ऐसा करेगी तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका मसल इम्बैलेंस भी होना शुरू हो जाएगा। और बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, मसल इम्बैलेंस की वजह से ही हो रहा है। जब आपकी बॉडी का मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है, लाइन ऑफ ग्रेविटी तो आपको नीचे स्ट्रेट ही खींचेगी, बट आपकी बॉडी, आपकी जो कोर है वो आपकी बॉडी इस हिसाब से बैलेंस तो करेगी, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका पॉस्चर क्या होगा, ख़राब होने लग जाएगा। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर आपको देखना चाहो तो आप ऐसा देखना कि आपकी जो बॉडी पॉस्चर है वो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, कि जो आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी वो पास होनी चाहिए आपके एंकल से। ठीक है, एंकल जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट एंकल है आपका सेंटर ऑफ द नी से वो आपको गुजरनी चाहिए, फिर सेंटर ऑफ द नी से, उसके बाद आपके हिप जॉइंट से, देन शोल्डर, उसके बाद मीएटस ऑफ ईयर। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी आपकी इस तरीके से पास होनी चाहिए जब आप एक स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे प्रैक्टिकल्स में भी समझेंगे, हम प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको मैं ऑफलाइन पे कर सकूँ और आप लोगों को वहाँ पे इनवाइट कर सकूँ। देखते हैं बाकी धीरे धीरे, बट अभी आपको एक चीज़ समझनी है। ठीक है, तो एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा भाई, हम हमारा जो बॉडी पॉस्चर है, ठीक है, तो हम हमारा जो बॉडी पॉस्चर है या आप कह सकते हो जो डेविएशंस है उसके अंदर, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस पहली चीज़ हमें ये समझना है कि भाई जो ठीक करने लायक चीज़ है, एक कुछ होते हैं करेक्टेबल फैक्टर्स, कुछ होते हैं नॉन करेक्टेबल फैक्टर। करेक्टेबल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आ गए, जो आपके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर होता है, मतलब जो जिसके ऊपर पर्सनल ट्रेनर काम कर सकता है। रिपीटेटिव मूवमेंट है, ऑकवर्ड पोजीशन में कोई बंदा काम कर रहा है, इसकी वजह से उसके मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, या फिर गलत तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो आपका सिंपल आपका पोस्चर डेविएशन के अंदर कौन सा पॉइंट तक मैं देख लेता हूँ, हाँ, लैक ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी और मोबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, लैक ऑफ जॉइंट स्टेबिलिटी और मोबिलिटी है, मतलब कि उसकी जो मोबिलिटी वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि फुल रेंज ऑफ मोशन वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी ख़राब हो चुकी है, इसके हिसाब से जॉइंट की स्टेबिलिटी भी ठीक नहीं है। स्टेबिलिटी क्यों ठीक है, क्योंकि मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है। और नॉन करेक्टेबल फैक्टर कौन से होते हैं, जो आपके हाथ में नहीं होते, ये एक हेल्थ केयर के हाथ में ही होते हैं। ठीक है, एक स्पेशलिस्ट के हाथ में ही होते हैं, जिसे हम डॉक्टर भी बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको उन्हें रिकमेंड करना अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है। ठीक है, नॉन करेक्टेबल फैक्टर जिसके अंदर आपका अगर किसी को कोई इंजरी से कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, बाय बर्थ कोई दिक्कत है, ठीक है, जिसको हम कंजेंशियल कंडीशन बोलते हैं, बाय बर्थ जो है। ठीक है, बिग मेडिकल कंडीशन ही है देखा जाए। ठीक है, तो ये सब कौन सी चीज़ है। और अगर आप बात करते हैं कि हेल्दी पॉस्चर क्या होता है, तो हेल्दी पॉस्चर सिंपल सा ही है, जब एक ह्यूमन बॉडी है और उसको उसमें एक लाइन ड्रॉ करी जाए जिसे हम बोल रहे हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेविटी ऐसी ही पुल करती है, और वो लाइन उन जॉइंट से पास हुए गुजरे, कहाँ से, एंकल, सेंटर ऑफ नी, हिप, शोल्डर और मीटस ऑफ ईयर। तो उसको क्या बोल रहे हैं, हेल्दी बॉडी हेल्दी पॉस्चर। और ये जो है आप इसको कह सकते हो, ये असेसमेंट एक इसके ऊपर भी इसको हम धीरे धीरे बाद में समझेंगे। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। देखो कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपके साथ शेयर किया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासेस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।